वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज जो हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियाज लीगल ब्रिज इज वन ऑफ द रेसिप्रोसिटी नॉट रोड ब्लॉक्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे बीसीआई ने अपने मई 2024 में कुछ रूल्स को चेंज किया और उसके बाद कुछ लॉ फर्म्स ने तो इसको अच्छे से लिया, पर फिर कुछ लॉ फर्म्स का कहना था कि नहीं, इसमें इश्यूज हैं। तो वो इश्यूज और फिर क्या बीसीआई के उसमें रियलिटी चेक दे रहा है और क्या ट्रुथ हमारे सामने आ रहा है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें क्या चीज़ है कि जो लीगल ब्रिज है इंडिया का, वो रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है कि जैसा हमारे लॉयर्स के साथ बाहर की कंट्रीज़ में हो रहा है, वैसा ही अगर हम वैसे ही हम भी कुछ रेगुलेशंस लगा सकते हैं। अगर हमारे लॉयर्स बाहर जाके या हमारी फर्म्स बाहर जाके रेगुलेशंस को फेस कर रहे हैं, ये कोई रोड ब्लॉक्स तो है ही नहीं। बस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना है, रजिस्टर करना है प्रॉपरली, और हाँ, हमारे परमिसिबल लिमिट्स में रहना है तो सही रहेगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि मई 2024 में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया, ये वाला जो है उसको रिलीज किया है। इन रूल्स को इन रूल से क्या हो रहा है कि वो डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे फॉरेन लॉयर्स या लॉ फर्म जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं, पर लेकिन विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस और रेगुलेशंस फॉलो करके। काफ़ियों ने इसे वेलकम किया, पर लेकिन कुछ यूएस बेस्ड लॉ फर्म्स ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज करी हैं। तो उनकी ऑब्जेक्शंस क्या रही कि वो कह रहे हैं कि ये नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर की तरह है, कि मतलब तुमने टैरिफ तो नहीं लगाया पर एक तरह से हमारे पे रेगुलेशंस लगा दिए हैं जिससे हमारी एंट्री इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाए या थोड़ी कम हो जाए। तो उस तरह से ये ट्रेड बैरियर की तरह देख रहे हो। हम ट्रेड बैरियर की तरह कैसे देख रहे हैं? हम तो लीगल सर्विसेज को कोई ट्रेड के साथ लेना देना रखते ही नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद हमने यूके के साथ जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया, तब भी हमने मतलब लीगल सर्विसेज को उससे बाहर रखा था। लैक ऑफ यूएस कंसल्टेशन। तो जो यूएस फर्म्स जो कहती हैं कि उनका इंटरेस्ट ओवरलुक हो रहा है जब रूल्स फ्रेम हुए, तो ऐसा नहीं है, उनके साथ नहीं कंसल्ट किया गया या जो भी चीज़ें हैं ऐसा नहीं है। उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, हमारे भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी हमें बनाने ही पड़ेंगे। फिर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न, तो उनको कहना है कि हमें नेचर ऑफ लीगल वर्क बताना पड़ेगा या क्लाइंट आइडेंटिटी, तो उससे जो है यूएस कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, जबकि हमने स्पेसिफिक क्लाइंट आइडेंटिटी वगैरह तो रिक्वायर्ड ही नहीं है उसमें। सिर्फ यही बताना है कि ना नेचर ऑफ जो लीगल वर्क है वो क्या इंडिया में अलाउड है या नहीं, तो उसके लिए तो पता होना चाहिए। उन पर उनका कहना है कि हमारे अमेरिकन लॉ रूल्स के साथ ही जो यूएस कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स जो हैं वो सही नहीं बैठ रहे हैं, हम क्लाइंट आइडेंटिटी नहीं दे सकते हैं, जो कि मांगे भी नहीं है। फ्लाई इन फ्लाई आउट मॉडल रिस्ट्रिक्शंस, तो 60 डे का स्टे लिमिट लगा दिया गया है विद इन अ 12 मंथ पीरियड टाइम। तो वो कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इंडियन लॉयर्स को जब ऐसे कुछ कंसर्न्स यूएस में नहीं फेस करने पड़ रहे तो हम क्यों कर रहे हैं। फिर सडन इम्प्लीमेंटेशन, US firms argue that rules were introduced without any transition period और prior notice। तो उनका है कि ये सडनली इम्प्लीमेंट कर दी गए हैं। इनका बायलेटरल लीगल ऑपरेशंस कॉपरेशन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे इंडियन बिजनेसेस जो हैं वो डिस्करेज होंगे विद इंगेजिंग विद ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग यूएस लॉ, क्योंकि यूएस क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल्स की उनके पास एक्सेस कम होगी, क्योंकि हमने टाइम पीरियड घटा दिया या जो भी हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। पर फिर बीसीआई का रिस्पॉन्स और रियलिटी चेक क्या रहा कि बीसीआई ने कहा कि वो सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी है, ना कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा काम सिर्फ एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। इंडियन लीगल प्रोफेशन में ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना या प्रमोट करने से कोई लेना देना नहीं है। लीगल सर्विसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा कि जो लीगल प्रैक्टिस है वो एक तरह से कंसीडर करी जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस एंड फॉल्स अंडर अ डिफरेंट लीगल कैटेगरी दैन ट्रेड एंड बिजनेस। तो हम उसको ट्रेड और बिजनेस के साथ हम लीगल प्रैक्टिस को कभी भी लिंक नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है कि जब बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी केस हुआ, तो उसमें रूलिंग ये दी गई कि जो लीगल प्रैक्टिस है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। तो इंडियाज कंसिस्टेंट स्टैंड क्या रहा, अभी जो यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें भी हमने लीगल सर्विसेज को एक्सक्लूड किया, चाहे हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था। तो इससे पता चलता है कि इंडिया अपनी लीगल सर्विसेज को एक सेपरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरह ही देखता है। द रूल्स एक्चुअली परमिट फॉरेन एंट्री,
तब रूल 3 और 4 जो है वो फॉरेन फर्म्स को अलाउ करते हैं टू प्रैक्टिस नॉन लिटिगस लॉ इन इंडिया, प्रोवाइडेड कि वो रजिस्टर करते हैं और हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो जो फ्लाई इन फ्लाई आउट मॉडल है वो टेम्परेरी विजिट्स के लिए तो अलाउ कर ही रहा है फॉर लीगल वर्क अप टू 60 डेज पर ईयर, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं रेसिप्रोसिटी इज ऑल्सो रीजनेबल। जब इंडियन लॉयर्स को वहाँ जाके अगर प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें कॉम्प्लेक्स स्टेट लेवल एग्जाम्स देने पड़ते हैं यूएस में, उन्हें क्लियर करना पड़ता है। तो क्या यूएस फर्म्स हमारी थोड़ी बहुत रेगुलेशंस तक नहीं मान सकती हैं? तो ये एक फेयर इक्वलेंसी है, हम तो इतनी कोई ज़्यादा हार्श रेगुलेशंस हैं भी नहीं। क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो वो कह रहे हैं कि जो रूल्स हैं वो सिर्फ एक जर्नल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि परमिसिबल प्रैक्टिस जो इंडियन लिमिट्स के लिए हैं आप वही उन्हीं नेचर ऑफ वर्क उसी तरह का वर्क कर रहे हैं। स्पेसिफिक क्लाइंट आइडेंटिटीज़ या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। देन गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इशू इज़ अ यूएस सिस्टम प्रॉब्लम। तो यूएस लॉयर्स का कहना है कि उनका जो उनका डिसेंट्रलाइज बार सिस्टम है वो रिक्वायरमेंट को डिफ़िकल्ट बना देता है, बट दैट इशू स्टेम्स फ्रॉम देयर सिस्टम नॉट द इंडियन रूल्स। तो उनका जो डिसेंट्रलाइज बार सिस्टम है या जो भी है वो उनका काम का है, हमारा क्या लेना देना है उससे? हमारे इंडियन लॉ रूल से थोड़ी कोई उनको इश्यू हो रहा है। ऑल्सो जो रूल 6 ऑफ चैप्टर 3 है वो अलाउ करता है बीसीआई को टू वेरीफाई क्रेडेंशियल्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। देयर वॉज नो सरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन। तो अब ये बता रहे हैं कि हमने कोई सरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। जो डिस्कशंस थी वो 20 साल से ऑन गोइंग थी। रिपोर्ट्स, कंसल्टेशंस और की कोर्ट जजमेंट्स जैसे कि लॉयर कलेक्टिव वर्सेस बीसीआई 2009 एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी 2018, इन सब ने इस फ्रेमवर्क में कंट्रीब्यूट किया। तो कैसे सडन इम्प्लीमेंटेशन हुई? अगर आप नहीं ध्यान दे रहे 20 साल से तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। कंक्लूजन यही रहा कि जो न्यू बीसीआई के रूल्स हैं वो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं फॉरेन फर्म्स को, वो इनेबल कर रहे हैं पार्टिसिपेशन जस्ट विद सेफ गार्ड्स। तो जो अप्रोच है वो स्ट्रक्चर्ड, मेजर्ड और एथिकल थी। इससे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, फेयरनेस इन रेसिप्रोसिटी, अकाउंटेबिलिटी इन क्रॉस बॉर्डर लीगल प्रैक्टिस, ये सब इंश्योर हो रहा है। तो इंडिया जो है वो डोर्स ओपन कर रही है, बट विद नेसेसरी रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट इट्स ओन लीगल सिस्टम एंड प्रैक्टिशनर्स। The next article for today is the city needs long-term solutions to its transportation needs। ये बेसिकली मुंबई के रिलेटेड आर्टिकल है, बट हम इसे मुंबई के रिलेटेड ही सिर्फ ना देखें, जनरली हम इसे अर्बन सिनारियोज में देखें कि अगर हम अभी अर्बन प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो जब ऑल्दो रैपिड अर्बनाइजेशन चल ही रहा है, बट हम अभी इससे भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन पे आने का मतलब है कि हम इससे भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, तो तब हम कैसे अपनी और नीड्स को या ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्कस कर मतलब कैसे फुलफिल करेंगे। तो अभी जो मुंबई का हाल है, धीरे धीरे बहुत सिटीज़ का ऐसा हाल होगा। तो इमीडिएट ट्रिगर क्या था? मुंब्रा ट्रेन ट्रेजेडी। तो वहाँ पर जो भी मतलब ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ मंडे को, जिसमें 4 लोग मर गए और काफ़ी लोग इंजर्ड भी थे। तो कॉज क्या था कि फुटबोट ट्रैवल। तो बेसिकली वो जो बाहर को कुछ लाइक आपके पास चढ़ने के लिए जगह होती है तो उस पर लोग खड़े होके या ओवर क्राउडिंग के कारण जो है पैसेंजर्स के साथ प्रॉब्लम हुई और ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। इन रिस्पॉन्स रेलवेज ने प्रपोज किया कि न्यू सेफ्टी मेजर्स फॉर मुंबई सब अर्बन ट्रेन्स। तो उन्होंने क्या सेफ्टी मेजर्स प्रपोज करे हैं कि हम ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स लगा देंगे विद वेंटिलेशन लॉवर्स। तो वेंटिलेशन लॉवर्स क्या होते हैं कि वो अपना हम उनको बंद या खोल सकते हैं कि प्रिवेसी के अकॉर्डिंग, से प्रिवेसी चाहिए, हवा वगैरह चाहिए या लाइट वगैरह पास करने के लिए, तो वो ईजी रहते हैं। और ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स होंगे तो कोई भी ट्रेन के बाहर को होके ट्रैवल नहीं कर सकेगा, तो वो डोर्स कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। तो गोल यही है कि फुटबोट ट्रैवल नहीं होगा। पैसेंजर्स जो है वो बिना किसी अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स पे भी नहीं उतरेंगे, नहीं तो कई लोग चलती ट्रेन में से उतर जाते हैं। देन वेस्टिबल्स, इंटर कोच कनेक्शंस प्रपोज करे गए हैं ताकि जो क्राउड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ट्रेन के अंदर। देन इंस्पायर्ड बाय जापान, तो प्लान ये भी है कि स्टेशन एनफोर्सर्स को भी लगाया जाए ताकि वो क्राउड मैनेज करें और जो डोर्स वगैरह है वो सेफली बंद वगैरह हो जाए। कोर प्रॉब्लम क्या है? ओवर क्राउडिंग। तो फुटबॉल ट्रैवल जो है वो रूट कॉज नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है एक्सट्रीम ओवर क्राउडिंग का। तो जो ट्रेन हैं वो चीपेस्ट रहती हैं, मोस्ट एक्सेसिबल ऑप्शन रहती हैं मिलियंस के लिए। पर ओवर क्राउडिंग ने क्या करा है, काफ़ी पास्ट ट्रेजेडीज भी करी हैं। जैसे 2017 में एलिफेंट स्टोन
स्टैम्पेड हुआ, फिर फ्रीक्वेंट डेथ्स ऑन मुंबई 3 मेजर लाइन, सेंट्रल, हार्बर एंड वेस्टर्न। तो एग्जिस्टिंग अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सब अर्बन रेलवेज है वो रिमेन लार्जली अनचेंज ओवर द डिकेड्स। जो रोड्स या प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो बड़े हैं, जो ट्रेन्स हैं वो अभी भी ओवर क्राउडेड और अनसेफ हैं, जो टू व्हीलर्स है इतने ज़्यादा कॉमन हो गए पर फिर भी मास ट्रांजिट का इशू सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मुंबई मेट्रो जो है वो एक्सपैंड कर ली है पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी। ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन आइडियाज़ कि हम बस सर्विसेज लगाएं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रूट्स ताकि ट्रेन पे प्रेशर कम हो। फेरी ट्रांसपोर्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं एक चीपर मोर इको फ्रेंडली सॉल्यूशन की तरह, सूटेबल फॉर कोस्टल सिटी लाइक मुंबई। देन अर्बन प्लानर्स शुड रिकंस्ट्रक्ट सिटी लेआउट। तो करंटली जो मोस्ट मूवमेंट है वो इज नॉर्थ साउथ एंड कंसंट्रेटेड इन सर्टेन आवर्स। तो हम मोर डिस्ट्रीब्यूटेड सिटी प्लानिंग अप्रोच लगा सकते हैं ताकि कंजेशन कम हो सके। ब्रॉडर अर्बन प्लानिंग चैलेंजेस क्या है कि इंसिडेंट्स जैसे कि स्टैम्पेड, फायर एक्सीडेंट्स या ट्रेन ट्रेजेडीज हैं, ये एक लार्जर इशू की तरफ पॉइंट करते हैं कि जो इंडिया है वो अभी एडुकेटली प्रिपेयर्ड नहीं है स्केल और स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन के लिए। तो ये टाइम है रीथिंक करने के लिए कि हाउ सिटीज़ आर प्लान, स्पेशली इन लाइट ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इनटू अर्बन जॉब्स। कंक्लूजन यही है कि सेफ्टी अपग्रेड्स जैसे कि स्लाइडिंग डोर, वेस्टिब्यूल्स, ये सब वेलकम है। मुंबई को एक सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, redesign urban mobility plans and anticipate future urban population growth to avoid repeated tragedies. So these were the articles for today. Thank you.